डॉक्टर साहब, आइडियली क्या होना चाहिए था इस इजलास का नतीजा? ये भी तजवीज़ देखी गई थी, लेबनान और अलजायर ने अरब लीग को दी थी कि इजराइल को तेल की फराहमी रोक दी जाए, मगर मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने इसकी मुखालिफत कर दी। इन डिफरेंसेस को कैसे आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो आपसे दरख्वास्त करूँगा, आई होप कि आप वक्त के हवाले से इंसाफ करेंगे। दूसरी बात ये कि मेरा चूँकि सब्जेक्ट भी यही है, तो मैं दो अंदाज में इस बात को डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नज़रियाती अप्रोच है कि जी, और नज़रियाती और असूली अप्रोच हो सकती है कि जी दुनिया में अमन होना चाहिए, दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का और आज़ादी का एहतराम करना चाहिए। ये तो नज़रियाती बातें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को जंग बंद करानी चाहिए, आलमी क़वानीन पे अमल होना चाहिए, कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, फ़लस्तीन के लोगों की जान और माल की हिफाजत होनी चाहिए। ये तो नज़रियाती और उसूली बातें। अच्छा, अब हम कुछ क्विकली मैं हक़ाइक़ का कुछ 4-5 हक़ाइक़ बयान कर देता हूँ, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने और राव साहब ने अहाता किया। कुछ उसमें मज़ीद आपकी तवज्जुह से आपके नाज़रीन के लिए बताना मेरी इखलाकी और पेशा वराना ज़िम्मेदारी है। देखिए, बात यह है कि आपकी ख्वाहिशात और आपकी नज़रियात जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। जो फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन पहली बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। 3 बातें ये हैं कि आपको बोस्निया की जंग याद नहीं है जिसमें 35,000 से ज़्यादा शहादतें हुई थी, तो उसमें मुस्लिम उम्मा ने क्या कर। अच्छा, आपको मैं अमेरिका का एक जो मोतबर तरीन अखबार समझा जाता है वाशिंगटन पोस्ट, उसने स्टेट डिपार्टमेंट की एक हवाले से जो फिगर्स जारी की थी, उसमें वॉर ऑन टेरर में 4.6 मिलियन कैजुअल्टीज हुई थी। कितनी? 46 लाख। तो 46 लाख लोग तो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं थे। सही बात। अच्छा, और ये भी हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि पिछले 23 साल से जो जंग है वो मुस्लिम ममालिक में ही हो रही है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर के साथ हो या रियासतों के दरमियान हो, या उस रियासत पे किसी बड़ी ताकत ने हमला किया हो। क्या लिबिया, क्या शाम, क्या लबनान, क्या फ़लस्तीन, क्या अफगानिस्तान, क्या यमन, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? उसने इत्तेफाक की बात है कि ये सारी की सारी रियासतें मुसलमान हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से ज़्यादातर इस वक्त अमेरिका के ऊपर सियासी, गौर से सुनिए, सियासी, माशी और दिफाई एतबार से डिपेंडेंट हैं। तो जब आप किसी रियासत पे डिपेंडेंट होते हैं तो उसकी मर्जी के खिलाफ आप पॉलिसीज बनाना एक गैर हकीकत पसंदाना तवक्को होती है। ठीक है, अब मैं आपको चौथा फैक्टर बताने लगा हूँ। इस वक्त जो अमेरिका है वो सिर्फ इसराइल का हलीफ नहीं है, बल्कि अगर आप लास्ट ईयर अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इंटीग्रेटेड डिटरेंस का, जिसका मतलब ये है कि जो डिटरेंस है अपने दुश्मनों के खिलाफ वो एक रियासत का नहीं है, वो बिटवीन अलायंस सिस्टम है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका की जो सिफारतकारी भी है जी, उसका मकसद, आप जब जाते हैं 3 दफा दौरा करने मिडल ईस्ट का, तो उसका मकसद कोई जंगबंदी नहीं है, अमन का क़याम नहीं है। उसका मकसद हमास को डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेट करने की सिफारती कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, या जनरल असेंबली में जब अमेरिका अपोज करता है सीज फायर की रेजोल्यूशन को, जंगबंदी की रेजोल्यूशन को, तो वो इसराइल की इस दिफाई हिकमत अमली का सिफारती सतह पे, आलमी लेवल पे दिफा कर रहा है, ताकि जंग बंदी इसलिए ना की जाए कि वो अपने जंगी अहदाफ हासिल कर सके। तीसरा पहलू ये है कि अमेरिका जो है 123 फ्लाइट्स पिछले 1 महीने में इसराइल में लैंड की हैं, एम्यूनिशन और वेपन्स वो लेके जो कि सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 4 कि इस वक्त अमेरिका के 47 जो वॉरशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, इंक्लूडिंग 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स जो कि रेड सी में इसलिए डिप्लॉयड हैं कि हूती जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करते हैं इसराइल के खिलाफ, उसको अमेरिका के बहरी बेड़े के ऊपर नस्ब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शूट डाउन करता है। तो ये, अच्छा आखिरी बात बता दूं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी कि इनमें से अक्सर जो अमेरिकी बेसेस हैं मिडल ईस्ट में वो उन अरब ममालिक में मौजूद हैं जिनसे आपको ये तवक्को और उम्मीद है
कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल के जंगबंदी करे। तो देखिए, जब तक हम हकीकत पसंदाना अंदाज में सारी सिचुएशन को नहीं देखेंगे, हमारी जो नजरियाती और ख्वाहिशात हैं और उम्मीदें हैं वो हकायक पर मबनी नहीं होंगी। इसलिए मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहूंगा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ओआईसी से। तो और एक और बात देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अरब ममालिक का इसराइल के साथ शुरू हुआ है सफारती सतह पे, वो एक रियलिटी है। और अभी हमास ने इस जंग के जरिए से उसको टेम्परेरली आर्जी तौर पर डिसरप्ट किया है, लेकिन जब भी हम दोबारा कायम होगा, आप देखेंगे कि अमेरिका की और इसराइल की कोशिश है कि अरब ममालिक में के साथ एक नॉर्मलाइजेशन की जाए। और आपको याद करना चाहिए जो की तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा में पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि हम फलस्तीनियों को ये हक नहीं दे सकते कि वो अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को वीटो कर सके। तो ये पूरी सिचुएशन है जिसको हकीकत पसंदाना अंदाज में आपको देखना चाहिए। और आखिरी बात ये कि एक सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता की वाहिद एटमी ताकत है, और कोई मुल्क चाहे कितनी भी हमदर्दी क्यों ना रखता हो फलस्तीनियों के साथ, वो डायरेक्ट जंग में शरीक होना और हमास की दिफाई एतबार से ओवर्टली कन्वेंशनल एतबार से मदद करना अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के मुताबिक नहीं समझता। इसलिए वाहिद जो चीज है इन रियलिटीज को रियलाइज करके वो ये है कि आप रहम की अपील करें, आप जंगबंदी की अपील करें, तशवीश का इजहार करें, इसराइली बर्बरियत को कंडेम करें, अमेरिका और आलमी बरादरी से ये तवक्को करें कि वो जंग बंद करा दे जो कि उनके मफादात और अहदाफ के मुताबिक नहीं है। कोई चक्कर ही नहीं है, ये हमारे अवाम को ये चूरन बेची गई है। मैं जो सीधी बात करूंगी, सही बात यह है कि मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो कि मेरी वैल्यूज और मफादात की तर्जुमानी और उनका हल पेश करता है, तो मैं उसको इलेक्ट करता हूँ। और 4-5 साल में अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको फारिग करके नया रिप्रेजेंटेटिव रख लेता हूँ। मेरी रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं स्टेक होल्डर हूँ एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, और मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वैसे ही है जैसा एक कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर होता है, अगर वो टारगेट्स मीट नहीं करता तो मैं उसको फारिग करके नया रख लेता हूँ। एक्चुअली जमहूरियत उसी मुल्क में कामयाब होती है जहां पे अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदों को अकाउंटेबल ठहरा सकती है। अब मुझे जो उम्मीद नजर आती है सिर्फ वो ये है, मुझे 2 चीजों की उम्मीद है। एक तो ये कि नून लीग जो है, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उसने अपने बहुत ज्यादा तजुर्बे से कुछ सीखा होगा कि इस वक्त की जो जनरेशन है, जो अवाम है, जो मसाइल हैं, वो उनसे क्या तवक्को करते हैं। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है मैनिफेस्टो के हवाले से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक हकीकत पसंदाना अंदाज में मुरतब करेंगे, जामिया भी हो और हकीकत पसंदाना भी हो, और फिर वो उसका रोड मैप भी प्रेजेंट करें कि जनाब मईशत को आप कैसे ठीक करेंगे। आपके फाइनेंस मिनिस्टर अगर वही है जो पिछले वज़ीर आज़म थे, तो एग्जैक्टली तो हम अफराद से निकल के प्लान की सियासत की तरफ आए। ये आपका मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अवाम के शऊर में इजाफा करें, उनको हकायक बताएं कि आप इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की शख्सियात से निकल के उनसे पूछें कि भाई आपका क्या प्लान है। जिसका प्लान बेहतर है उसको मैं अपना वोट दूंगा, ताकि वो हमारे तवक्कुआत के मुताबिक वो मसाइल हल करे, बजाय कि हम खाली अशखास की और बयानिए की सियासत करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कर दी। नजमी साकिब साहब, आप कोई लास्ट कमेंट अगर करना चाहें तो फिर क्लोजिंग की तरफ जाते हैं।